गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मशीनरी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन नंबर 30 तक सेकेंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने स्टडी कर चुका है। वीडियो देखकर उसके बारे में नॉलेज कर चुका है, की पॉइंट और की वर्ड को आपने स्टडी कर चुका है, एग्जामिनेशन की तैयारी को प्रिपेयर कर चुका है। आज जो वीडियो आप सामने स्क्रीन जो दिखाई दे रही है वो 31 नंबर का क्वेश्चन आपको सामने में दिखाई दे रही है। ये जो 31 नंबर का क्वेश्चन है उसके पढ़ने के पहले आप चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। साथ ही नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन के दबा करके आप अपने आप को एश्योर कर लीजिए कि अगली वीडियो जो आएगी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप उसको देखकर स्टडी करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें, एग्जाम को निकाल करके सर्टिफिकेट गेन कर सकें, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही जो है आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। और जो कोल कंपनी नॉन कोल कंपनी के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, गेट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो फ्रेंड्स भी अपनी इस वीडियो की सीरीज को देखकर अपने एग्जामिनेशन को तैयारी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को पास करके जॉब को पा सकते हैं। अपनी क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो सामने में दिखाई दे रही है, जो मिश्रा सर की माइनिंग क्लास की वीडियो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? सीक्वेंस कंट्रोल इज यूज्ड इन विच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सीक्वेंस कंट्रोल की यूज की जरूरत पड़ती है? तो यहां पर ए नंबर हॉलेज रोप, बी नंबर वाइंडिंग, सी नंबर बेल्ट कन्वेयर, डी नंबर एरियल रोप, ई नंबर ट्रेन ऑफ टफ्स। यहां पर जो बेल्ट कन्वेयर होती है जिसमें कि हम लोग कई बेल्ट यूज करते हैं, बेल्ट कन्वेयर होती है जिसमें सीक्वेंस कंट्रोल की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो आप जो है ये पिक्चर देखिए जिसमें कि सीक्वेंस कंट्रोल की किस तरीके से जरूरत पड़ती है उस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से। ये आपका यहाँ पर फेस है, ये यहाँ पर आपको फेस देख रहे हैं, ये है आपका अंडरग्राउंड में फेस या फिर ओपन कास्ट में भी जहां पर लोडिंग हो रही है वो ये फेस है जो आपको मूव हो रही है। यहां पर आप जो बेल्ट बैठाते हैं इसको आप लोग कहते हो क्या चीज? आप लोग फेस बेल्ट कन्वेयर कहते हो, फेस बेल्ट कन्वेयर या एलडीसीसी भी कहते हैं, एलडीसीसी भी कहते हैं। ये बेल्ट जो होती है जो कि एलडीसीसी आप कह रहे हो, एलडीसीसी कह रहे हो, ये बेल्ट जो है एमडीसीसी को कोयला देती है, एमडीसीसी को कोयला देती है। फिर एमडीसीसी कोयला जो होती है वो देती है किसको? बेल्ट कन्वेयर जो कि गेट बेल्ट कन्वेयर कहलाता है, गेट बेल्ट कन्वेयर कहलाता है, जी फॉर गेट कहलाता है। अब यहां से गेट बेल्ट कन्वेयर से जो आपकी जो बेल्ट जो चलती है, जो इंक्लाइन रोडवे में चलती है, उसको आप ट्रंक बेल्ट कन्वेयर कहते हो, ट्रंक बेल्ट कन्वेयर कहते हो, ट्रंक बेल्ट कन्वेयर करते हो। अब यहां पर आपको सीक्वेंस कंट्रोल आपको दिखाई देनी है कि जब आप स्टार्ट करते हो यानी कि सीक्वेंसली स्टार्ट करनी, सबसे पहले किसको स्टार्ट करोगे? अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हो, जब आप पल्ली की शुरुआत में इसको स्टार्ट कर देते हो और यहाँ पर जो एसडीएल ऑपरेटर या एलएचडी ऑपरेटर या कंटिन्यूस माइनर ऑपरेटर साहब है वो कोयला को काट करके डायरेक्ट इसमें डालते हैं, ये चालू नहीं हुई है तो कोयला आकर के सब यहाँ गिर जाएगी, तो ये सीक्वेंस कंट्रोल तो आपकी सही नहीं हुई है। तो जब स्टार्ट करते हो तो उस केस में आप टीबीसी को पहले स्टार्ट करोगे, टीबीसी को पहले स्टार्ट करोगे, फिर दूसरे नंबर में आप जीबीसी को स्टार्ट करोगे, जीबीसी को स्टार्ट करोगे, तीसरे नंबर में आप एमडीसीसी को स्टार्ट करोगे, फिर जो है आप चौथे नंबर में एलडीसीसी को स्टार्ट करोगे। तो ये आपने समझ लिया कि जब ये स्टार्ट हो जाएगी तब जो है ये स्टार्ट होगी, फिर ये स्टार्ट होगी, फिर ये स्टार्ट होगी, एलडीसीसी लास्ट में स्टार्ट होगी। और ऑपरेटर जो है इसमें लोड करता है कोयला तो सीधे सब बेल्ट चालू है और आपका कोयला सीधे सीएचपी में पहुंच जाएगा। जब आप बंद करते हो यानी कि इंड करते हो, इंड यानी कि स्टॉप करते हो, तो उस केस में जो यही सीक्वेंस कंट्रोल है। जस्ट जो है बंद करना किसको है? सबसे पहले आपको जो है 4 नंबर को पहले बंद करना है, फिर जो है 3 नंबर को बंद करना है, फिर जो है आप 2 नंबर को बंद करोगे, फिर जो है 1 नंबर बंद करोगे। तो ये सीक्वेंस कंट्रोल कहलाती है किसका? गेट बेल्ट कन्वेयर का या फिर ट्रंक बेल्ट कन्वेयर का या फेस कन्वेयर का जो आपने देखा। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो सीक्वेंस कंट्रोल की बात करता है यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है। आप यहां पर डायरेक्ट सी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हो फ्रेंड, लेकिन मैं ईएमटी जो वॉल्यूम
थर्ड है उसकी कट पेस्ट करके रखा हूं पेज नंबर 387 का। ये देखिए, ये बेल्ट ऑन टाइटनिंग इंडलर्स दिखाई दे रही है। तो ये यहां पर सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ कन्वेयर्स की बात कर रहे हैं, जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि इफ एन आउट बाय कन्वेयर स्टॉप for same reason but not the feeding in by conveyor, there will be a pile up at the transfer point ट्रांसफार्मर पॉइंट पर वो जो है पाइल अप हो जाएगी, यानी कि जमा हो जाएगी जब आप इन बाई कन्वेयर को फीडिंग कर देते हो, बट नॉट द फीडिंग इन बाई कन्वेयर। तो यहां पर आउट बाई कन्वेयर स्टॉप रह देगी। तो जैसा मैं शुरुआत में बताया, जो मैं वहां पर समझाने का प्रयास किया हूं वही यहां पर बताई गई है, जिसके लिए सीक्वेंस कंट्रोल ABC, अगर केवल इसको आप देखते हैं तो इसी को आप मैं फिगर में वहां समझाने का प्रयास किया हूं बोर्ड में। आप ये जो सीक्वेंस कंट्रोल ऑपरेशन है उसको 1 से लेकर के 6 नंबर तक का पॉइंट को मैं डिक्लेयर किया हूं, उसको पढ़ करके समझिए। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको एक सेपरेट वीडियो बना करके सीक्वेंस कंट्रोल ऑफ यूज्ड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको मैं समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके सामने 32 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द यूनिट ऑफ अर्थ पीट रेजिस्टेंस इज, जो अर्थ पीट रेजिस्टेंस होती है, यानी कि सरफेस के ऊपर पीट बनाकर, गड्ढा बना करके हम लोग जो है अर्थिंग कंडक्टर लगाते हैं, उसका रेजिस्टेंस को किस में मेजर की जाती है? जनरली रेजिस्टेंस का जो छोटी यूनिट होती है ओम होती है, जिसके संबंध में ओम का नियम बताया गया है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट बताते हुए। उससे बड़ी यूनिट होती है किलो ओम, जो कि 1000 ओम के बराबर होती है। तीसरी यूनिट होती है, सी नंबर दिया है, मेगा ओम, जो कि 10⁻⁶ ओम के इक्विवेलेंट होती है। गीगा ओम, जो कि 10⁻12 ओम के इक्विवेलेंट होती है। नन ऑफ दी अबव। तो यहां पर जो अर्थिंग सिस्टम होता है, अर्थ क्या होता है, अर्थिंग सिस्टम क्या होता है, इनक्लोज सब स्टेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशंस को आप समझने का प्रयास कीजिए, जो आपके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन में दी गई है। क्या मतलब होता है अर्थ का? अर्थ या कनेक्शन विथ अर्थ मीन्स कनेक्टेड विथ द जनरल mass of earth in such a manner as to ensure at all times an immediate discharge of electricity without danger। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस कनेक्टेड विथ अर्थ का तात्पर्य है कनेक्टेड विथ द जनरल मास ऑफ अर्थ, जो अर्थ का जनरल मास है उससे कनेक्शन करना, इन सच ए मैनर, इस तरीके से, एज टू इंश्योर एट ऑल टाइम्स, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि हर समय इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डेंजर, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज है वो इमीडिएट हो सके, जो फॉल्ट करंट विदाउट डेंजर का उसमें जो है डिस्चार्ज हो जाए, चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए कहा जाए। तो ये हो गई अर्थ या कनेक्टेड विथ अर्थ के संबंध में। अर्थिंग सिस्टम क्या होता है? मींस एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन विच ऑल द कंडक्टर्स आर एंड अप्लायंसेस आर अर्थ, जिसमें सभी जो कंडक्टर्स या अप्लायंसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं अर्थ से, उसी को कहा जाता है अर्थिंग सिस्टम। आपने इस चीज को समझ लिया। मेथड ऑफ अर्थिंग जिस संबंध में 2010 का रेगुलेशन नंबर 99 कहता है कि वेयर अर्थिंग इज नेसेसरी इट शैल बी डन बाय carrying out the connection to the earth pit on surface in the manner approved by the inspector। जिस खान में अर्थिंग की आवश्यकता होती है वहां इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित तरीके से सरफेस पर स्थापित अर्थिंग सिस्टम से इसे जोड़ना चाहिए। तो जिस संबंध में यहां पर यूनिट नहीं बताया गया है, लेकिन जो रेगुलेशंस है उसमें मेगा ओम इंसुलेटर रेजिस्टेंस के बारे में बोला हो, मेरे अनुसार यहाँ पर सी नंबर ये आंसर होना चाहिए, जो कि मेगा ओम में अर्थ पिट रेजिस्टेंस को दिखाने की बात कही है। तो फ्रेंड्स, आपने 32 क्वेश्चन को कर लिया। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। क्या कहता है? द टर्म इम्पेलर इज एसोसिएटेड विद, जो इम्पेलर होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? ऑक्सिलरी फैन से, बूस्टर फैन से, पंप से, ड्रिल मशीन से, कंप्रेसर से। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी फैन में ब्लेड लगी रहती है, जिसको इंपेलर अपन तो नहीं कहते। बूस्टर फैन में भी ब्लेड लगी रहती है, लेकिन जो अपनी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होती है उसके ब्लेड्स को भी हम लोग जो है इंपेलर कहते हैं, लेकिन एमएमवी के कहते हैं। यहाँ पर पंप में जो रहती है ब्लेड्स, उसको इंपेलर ही बोला जाता है, जो एक विशेष स्ट्रक्चर की होती है, प्लेन टाइप होती है, कर्व टाइप होती है। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड टाइप जो होती है, दो टाइप की होती है, बैकवर्ड कर्व्ड और फॉरवर्ड कर्व्ड होती है। ड्रिल मशीन में जो पंखे लगी रहती है वो फैन बोला जाता है उसको, जो कॉल के साथ
लगी रहती है, तो यहाँ पर वो ठंडी करने का काम करती है। कंप्रेसर में भी ब्लेड्स लगी रहती है जो वैक्यूम जनरेट करती है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, सिस्टमेटिक लाइन डायग्राम है पे टरबाइन पंप। टरबाइन पंप में ये क्रॉस सेक्शन जो दिखाई दे रही है आपकी इंपेलर ही है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 जी इतने भी लगे हुए हैं, ये आपके इंपेलर्स लगे हुए हैं, जिसके साथ बीच में डिफ्यूजर लगी हुई है। ये डिलीवरी सिस्टम है और ये जो है सक्शन सिस्टम है जहां से पानी खींची जाती है, और उसके ऊपर केसिंग लगी रहती है। तो हर इंपेलर के बीच में डिफ्यूजर लगी रहती है। कितने स्टेज की पंप है? 1 2 3 4 5 6 स्टेज की आपकी टरबाइन पंप दिखाई दे रही है। तो आप जो है इंपेलर समझ गए कि किसमें लगी रहती है, टरबाइन पंप या फिर पंप में लगी रहती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में लगी रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसकी जो कि ये जो टरबाइन पंप का जो डिटेल्स है अंडरलाइन किए हुए हैं उसको आप पढ़ करके समझिए। अगर आपको समझनी होगी तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा, सेपरेट वीडियो इसके बनाने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34, सैंडविच कन्वेयर इज ए टाइप ऑफ। ये क्वेश्चन आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड में भी आ चुकी है, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को पहले अपलोड कर चुका हूं। तो सैंडविच कन्वेयर जो है हाई एंगल कन्वेयर ही होती है, जो कि आप बी नंबर को टिक लगा सकते हैं। मैं यहां पर लिखा हूं, सैंडविच कन्वेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द हाई एंगल कन्वेयर, लिफ्ट द मटेरियल अप टू 305 मीटर। ये जो है 305 मीटर तक 5 मीटर तक की मटेरियल लेंथ तक जो है मटेरियल को लिफ्ट कर सकती है, ले जा सकती है। एट एन एंगल अप टू दी 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री तक के एंगल पर भी जो है आराम से लिफ्ट कर सकती है। मींस हाईली हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया होती है या डाउन हिल एरिया होती है, वहां पर हम लोग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। विड्थ जो होती है बेल्ट की 3 मीटर तक होती है, स्टील कॉर्ड बेल्ट वाली, बेल्ट के साथ जो लगी रहती है। तो स्टील कॉर्ड बेल्ट वाली जो है 3 मीटर चौड़ाई की होती है, जिसकी कैपेसिटी हम लोग बात करते हैं 9000 टन पर आवर रहती है। यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन विथ हाई लेवल मैकेनाइजेशन में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 34 नंबर का आपने हाई एंगल कन्वेयर बी को टिक लगा लिया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 35 नंबर का, क्या कहता है, गैस यूज्ड इन सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ए डंपर। डंपर के सस्पेंशन सिस्टम में कौन सी गैस यूज होती है? जनरली इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नॉट गैस भरी जाती है, जो सस्पेंशन सिस्टम रहती है नॉट गैस भरी जाती है, जो कि नाइट्रोजन सी जो है आप लगा के टिक बढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट सस्पेंशन की बात मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। द फ्रंट सस्पेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ए माइन डंप ट्रक इज शोन इन द फिगर फर्स्ट। बोथ साइड्स हैव एडॉप्टेड ए सिंगल सिलेंडर। दोनों साइड जो है सिंगल सिलेंडर को एडॉप्ट की हुई है। एंड द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द सिलेंडर इज बीटा, जिसकी इंक्लिनेशन एंगल बीटा दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू द व्हीकल लोड, व्हीकल में जितना लोड आप देते हैं उसके अनुसार और सस्पेंशन स्ट्रक्चर के अनुसार द एंगल ऑफ सिलेंडर इज स्लाइटली डिफरेंट। जो एंगल बीटा होती है वो थोड़ी सी सस्पेंशन की डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर सस्पेंशन स्ट्रक्चर की एंगल जो है डिफरेंट होती है। यहां पर जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, जनरली बिटवीन 2 डिग्रीज टू 7 डिग्री, जो सस्पेंशन स्ट्रक्चर की जो एंगल है वो जो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द सिलेंडर इज बीटा कह रहे हैं, वो 2 से 7 डिग्री के बीच में होती है, जो आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर माइन डंप ट्रक फ्रंट सस्पेंशन स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो दिखाई दे रही है फ्रंट सस्पेंशन सिलेंडर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऊपर जो होती है ये सिलेंडर लगी हुई है, ये जो है आई कैविटी कहलाती है, जो कि इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर के बीच की जो पोजीशन होती है वो पिस्टन रॉड गाइड कहलाता है। यहाँ पर सेकंड कैविटी बना रही है, यहाँ पर फर्स्ट कैविटी बनती है। ये चेक वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर, उसके साथ जो है ये पिस्टन लगी हुई है जो अंदर बाहर हो रही है बाहरी वाली सिलेंडर के साथ। इसको हम लोग डंपिंग होल कहते हैं। जो यहाँ पर होल बनी रहती है वो डंपिंग होल है, ये वाली जो होल है वो डंपिंग होल है। पिस्टन गाइड है ये वाली। तो इस तरीके से जो आपने स्ट्रक्चर को समझा, और इस साथ में यहाँ पर कह रहे हैं कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रंट सस्पेंशन सिलेंडर इज शोन इन द फिगर विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, सिलेंडर एंड पिस्टन। 2 पार्ट से बनी होती है, सिलेंडर और पिस्टन रॉड से बनी होती है। होल सिलेंडर इज डिवाइडेड इंटू फर्स्ट कैविटी एंड सेकेंड कैविटी। द अपर पार्ट ऑफ आई कैविटी इज इनर्ट गैस N2। देखिए यहाँ पर इनर्ट गैस N2 भरी होती है अपर पार्ट में, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी N2 भरी होती है। द लोअर पार्ट इज ऑयल, जो लोअर पार्ट होती है वो जो सेकंड कैविटी होती है जो आप कह रहे हैं उसमें ऑयल भरी होती है, हाइड्रोलिक ऑयल जिसको आप कहते हैं, या फिर सस्पेंशन ऑयल कहते हैं।
एंड द ऑयल एक्ट्स एज एटीन्यूएटिंग, जो ऑयल जो होती है एटीन्यूएटिंग वाइब्रेशन अडॉप्ट करती है, एंड एब्जॉर्बिंग एनर्जी व्हेन इट फ्लोज थ्रू द डैम्पिंग ऑफिस, जो ऑरिफिस, जो डैम्पिंग ऑफिस के थ्रू जो है ऑयल फ्लो होती है, एंड द चेक वाल्व के थ्रू जो है फ्लो होती है। द पिस्टन एंड रॉड वेव्स अप एंड डाउन, पिस्टन रॉड जो है अप डाउन होती है रॉड सरफेसेस के थ्रू, so that the gas inside of the hydropneumatic spring is in a state of constant compression and expansion। constant compression होती है और expansion होती है गैस जो inside में रहती है उसका। the piston guide and the piston rod guide play the role of guiding and sealing। जो ये piston guide होती है, piston rod होती है, वो guide play करती है चीज का सीलिंग और गाइडिंग के रोल अदा करती है। the longer the guided portion is the better is guiding property is it can avoid the bending force of the between the piston and cylinder। पिस्टन और सिलेंडर ट्यूब के बीच में जो बेंडिंग फोर्स होती है उसको अवॉइड करती है। डिक्रीज द सिलेंडर वाइब्रेशन ट्रांसमिशन, वो जो है वाइब्रेशन ट्रांसमिशन सिलेंडर के जो रहती है उसको डिक्रीज करती है। एंड इम्प्रूव द राइडिंग कंफर्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल को राइडिंग करने में कंफर्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो इस तरह से गैस जो है इनर्ट गैस 92 भरी होती है। आपने 35 नंबर का क्वेश्चन को कर लिया। यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या करता है, द मेन फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर ऑफ ए बॉयलर प्लांट। बॉयलर प्लांट का जो इकोनोमाइजर होता है उसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इकोनोमाइजर आर हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर का काम करता है दैट ट्रांसफर द हीट इन द फ्लू गैस, जो फ्लू गैस में जो हीट होती है उसको ट्रांसफर करने का अनदर मीडियम में, जनरली जो बॉयलर में लगी रहती है वो इकोनोमाइजर, वो कोयले से हीट को लेकर के पानी में ट्रांसफर करती है जिससे कि हीट का सही इस्तेमाल होता है और पानी जो है जल्दी हीटेड हो करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। जनरली द बॉयलर फीड वाटर, जो वाटर फीड की जाती है, ऑल्दो द अदर स्ट्रीम आर समटाइम्स यूज्ड सच एज मेकअप वाटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनोमाइजर, नॉन कंडेंसिंग और कंडेंसिंग, दो टाइप का होती है। मेकअप वाटर जो होती है उसी का यूज हम लोग जनरली स्टीम बनाने में करते हैं। तो ये आपने इकोनोमाइजर का समझ लिया। इंक्रीज स्टीम प्रोडक्शन, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, ये जो है फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस ही करती है। फ्यूल गैस, यहाँ पर बगल में एक कट पेस्ट और है उसको भी पढ़ लीजिए। फ्यूल गैस समटाइम्स कॉल्ड एग्जॉस्ट गैस, फ्यूल गैस जो होती है वो एग्जॉस्ट गैस ही कहलाती है और स्टैक कहलाती है। इज द गैस, फ्यूल गैस क्या होती है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इज द गैस दैट इमेनेट्स फ्रॉम कंबस्टन प्लांट, जो कि इमेनेट्स होती है कंबस्टन प्लांट से, यानी कि कंबस्टन प्लांट से ये फ्लू गैस निकलती है। और विच कंटेन्स द रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूल, जो कि कंटेन्स करती है रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूल एंड कंबस्टन एयर, कंबस्टन एयर को भी कंटेन करके रखी रहती है, फ्यूल के रिएक्शन प्रोडक्ट को भी जो है कंटेन करके रखती है। एंड रेसिडुअल सब्सटेंसेस को भी कंटेन करके रखती है, सच एज पार्टिकल मैटर, डस्ट भी कंटेन करके रखती है, सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन करके रखती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी जो है फ्लू गैस में कंटेन रहती है। तो ये जो फ्लू गैस में ही हीट को ट्रांसफर करती है अनदर मीडियम में, तो ये जो है रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, आपको कोयला की खपत को कम करती है ये इकोनोमाइजर। आपने 36 नंबर के क्वेश्चन को कर लिया। अब आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ चेम्फरिंग, प्रोसेस ऑफ चेम्फरिंग, चेम्फरिंग क्या होती है जिसके बारे में आपको दिखाई दे रही है सेक्शन के साथ कट पेस्ट भी। द प्रोसेस ऑफ चेम्परिंग द एंट्रेंस ऑफ द ड्रिल्ड होल इज नोन एज, ड्रिल्ड होल का जो एंट्रेंस होता है उसको चेम्परिंग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जो कहलाता है वो काउंटर बोरिंग कहलाता है। काउंटर बोरिंग, ये जो है ड्रिल होल की डायमीटर है जिसके ऊपर आपने ये चेम्परिंग कर दिया है, होल की डायमीटर को बढ़ा दिया है। जनरली जो लोहे की ब्लॉक होती है उसमें ऐसा करने का काम किया जाता है डिफरेंट टाइप के बोल्ट्स और को सेटअप करने के लिए। तो काउंटर सिंकिंग ही कहलाती है, काउंटर बोरिंग ही कहलाती है। जो आपको ऑप्शन ए नंबर है उसको टिक लगा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेम्परिंग एंट्रेंस ऑफ ए ड्रिल होल इज कॉल्ड द काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या होती है, जो एंट्रेंस होती है होल की, ड्रिल होल की, उसका चेम्परिंग करना ही, यानी होल की डायमीटर को बढ़ाना ही काउंटर सिंकिंग कहलाती है। तो आपने ए नंबर को टिक लगा दिया है।
काउंटर सिंकिंग कहलाती है। तो यहाँ पर काउंटर चेम्फरिंग यानी कि बी नंबर को टिक लगा लिया, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। काउंटर बोरिंग नहीं कहलाता है, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। तो काउंटर फिलेट नहीं कहलाता है, टेम्पेनिंग नहीं कहलाता है। तो बी नंबर को आपने टिक लगा लिया है। अब आते हैं 38 नंबर में, क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोन पुली ड्राइव इन द लेथ मशीन। लेथ मशीन में जो कोन पुली ड्राइव होती है उसका काम क्या होता है। तो चेंज द स्पाइंडल स्पीड, स्पीड को जो है वो करता है। फ्रेंड्स, आप जो 37 नंबर तक का क्वेश्चन मिश्रा सर माइनिंग क्लास में कर लिए होंगे और अब आपके सामने 38 नंबर का क्वेश्चन जो मशीनरी की दिखाई दे रही है उसका आप कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ चुके थे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोन पुली ड्राइव इन द लेथ मशीन। तो कोन पुली ड्राइव में लेथ मशीन में जो कोन पुली ड्राइव होती है उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर आप कट पेस्ट करके रखे हुए हैं मेन ड्राइव का, गियर बॉक्स का काम, जो हेड स्टॉक का काम होता है। लेथ मशीन में जनरली 6 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो है कोन पुली ड्राइव का जो काम होता है वो काम होता है चेंज द स्पाइंडल स्पीड, स्पाइंडल स्पीड के चेंज करना। तो आप जो है बी नंबर को टिक लगा के बढ़ सकते हैं। लेथ मशीन कंसिस्ट जो होती है 6 पार्ट से बनी होती है। ये पहला होता है बेड, दूसरा होता है हेड स्टॉक, तीसरा होता है टेल स्टॉक, चौथा होता है कैरियज, पांचवा होता है लेड स्क्रू और छठवां होता है फीड स्क्रू। तो यहाँ पर स्पाइंडल स्पीड के चेंज करने का काम ही कोन पुली ड्राइव करती है। तो कोन पुली ड्राइव आप जो है देख चुके हैं। लीड स्क्रू, फीड ड्राइव यहाँ पर है। फीड ड्राइव जो है गियर बॉक्स एंड कोन पुली ड्राइव जो लास्ट पार्ट में दिखाई दे रही है। कोन पुली ड्राइव के बारे में ही प्रश्न आपसे पूछा है, उसी को पढ़ लेते हैं कि गियर बॉक्स जिसको भी कहते हैं कोन पुली ड्राइव को भी द मेन ड्राइव होती है एंड दीज आर पावर्ड बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड होती है, जो स्पाइंडल स्पीड को चेंज करती है। फ्रेंड्स, तो बी नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 39 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है, इफ ए पर्सन स्टडीड अबाउट ए फ्लूइड, अगर कोई व्यक्ति फ्लूइड के बारे में स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो विच इज एट रेस्ट, जो कि वो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में है, व्हाट विल यू कॉल हिज डोमेन ऑफ स्टडी। तो स्टडी के डोमेन को आप क्या कहिएगा। तो वो जो स्टडी होती है वो रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए फ्लूइड स्टैटिक्स ही उसको बोलेंगे। बी नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिखाया गया है कि फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट or in motion with or without the consideration of the force. Fluid statics is the fluid study of fluid at rest. तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गई है कि फ्लूइड स्टैटिक्स जो होती है रेस्ट पोजीशन में जब फ्लूइड रहती है उसकी स्टडी करते हैं तो कहलाता है। तो आपने 39 नंबर के क्वेश्चन को कर लिया है। ये 40 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है। ऑक्सिलरी मोटर्स विच सर्व्स एज ए ड्राइव्स टू दी बेसिक माइनिंग एफर्ट, जो ऑक्सिलरी मोटर्स होती है सर्व की जाती है ड्राइव्स के रूप में, जो कि माइनिंग का बेसिक इफर्ट कहलाता है। तो जो ऑक्सिलरी मोटर्स होती है वो कंप्रेसर में भी यूज होती है, फैंस में भी यूज होती है, होइस्ट में भी यूज होती है, पंप्स एंड कन्वेयर्स में भी ऑक्सिलरी मोटर्स यूज होती है। तो ऑल दी अबव ई नंबर को आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि जो मोटर इस्तेमाल की जाती है, जो सहायक मोटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो आप ई नंबर को टिक लगा सकते हैं। मैकेनिकल जिसके संबंध में मैं यहाँ पर रखा हूं कि मैकेनिज्म इज वर्किंग बाई एन ऑक्सिलरी मोटर गियर बॉक्स सिस्टम। ऑक्सिलरी मोटर गियर बॉक्स सिस्टम से जो है काम की जाती है। दैट कन्वर्ट्स द सिलिंड्रिकल रोटरी एक्शन टू द लीनियर, सिलिंड्रिकल रोटरी एक्शन को लीनियर एक्शन में कन्वर्ट करती है बाय दैट एडजस्टिंग द मोल्ड हाइट इनसाइड द करिंग चेंबर। करिंग चेंबर के अंदर जो है ये मोल्ड हाइट को एडजस्टिंग करके ऐसा काम करती है। जनरली ऑक्सिलरी मोटर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द मेन मोटर। मेन मोटर के बर्डन को ये जो है कम करने का काम करती है। बिंग ए स्मॉल मोटर, जो कि स्मॉल मोटर होती है, दे कंज्यूम लेस पावर एंड हेंस रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द मेन मोटर। ये लेस पावर भी कंज्यूम करती है और मोटर मेन मोटर के ऊपर जो लोड पड़ती है उसको कम करने का काम करती है। रिजल्टिंग जो होती है, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि रिजल्टिंग इन लेस वियर टियर एंड कॉन्सिक्वेंटली मिनिमाइजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट व्हाइल गेनिंग लाइफ स्पैन। लाइफ को भी बढ़ाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, टियर वियर को भी कम करती है। तो ये जो ऑक्सिलरी मोटर होती है, एक सहायक मोटर का काम कहाँ पर किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी लगे हुए कन्वेयर्स होते हैं या फिर होइस्ट होते हैं, फैंस होते हैं, कंप्रेसर होते हैं, उसमें सहायक मोटर की काम
काम करने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल आप लाइक कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नए कैंडिडेट होंगे तो आप बेल आइकन को भी दबा लिए होंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर लिए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट बोला जाता है उसके अनुसार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।